गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन ऑफ 27 ऑफ जुलाई। तो हम अपने 27 जुलाई का स्टार्ट करते हैं। जो फ्रंट पेपर पे न्यूज़ आई वो क्लैश हुआ है मिज़ोरम के और आसाम के बीच में। इनसे कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं इसके अंदर। 6 पुलिस पर्सन की इसमें जो है उसमें जान चली गई है और भी बहुत सारे जख्मी हैं। तो हम जाएंगे अपने नोट्स के ऊपर, इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या इसके अंदर है। अगर आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हैं और लिंक जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। वहाँ पे ये वाली जो पीडीएफ है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, इंक्लूडिंग जो क्लैश है और उसकी बेसिक चीज़ें क्या हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आसाम का मैप जानना होगा थोड़ा सा। सबसे पहले क्या था, जब अनडिवाइडेड था, कोई स्टेट नहीं थी, तो पूरा आसाम हुआ करता था। देखो ये पूरा आसाम हुआ करता था ऐसे, जो मैं आपको मैप बना के दिखा रहा हूँ। पूरा ये ऐसे, इधर चिकन नेक हो जाएगा, ये बांग्लादेश। तो ये पूरा आसाम हुआ करता था पूरा। जो एरिया था ये वाला, इसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था अपना, आगे बता रहा हूँ, इसको बोला जाता था लुसाई हिल्स बोला जाता, डिस्ट्रिक्ट बोला जाता। पूरे असम के अंदर लुसाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट थी, जो आज के टाइम पे मिज़ोरम को देखते हैं तो ये बोला जाता था इस पूरे एरिया को। 1927 में 1972 में सॉरी 1972 में इसको मिज़ो हिल्स यूटी बना दिया गया। यूटी का यूनियन टेरिटरी का इसको पार्ट बना दिया गया। ये जो एरिया है ये वाला, इसको क्या बोला जाता है? लुसाई हिल्स बोला जाता था। और ये आसाम की एक डिस्ट्रिक्ट थी, पूरा ये आसाम था। उसके बाद क्या हुआ, 1987 में इसको स्टेट बना दिया गया और 23rd स्टेट ये इंडिया की बनी, यानी कि 23 ये स्टेट इंडिया की बनी। तो 1987 में इसको स्टेट का दर्जा दे दिया गया। अब इनके बीच में इशू है, ये पूरा बॉर्डरिंग स्टेट है, ये पूरा बॉर्डरिंग स्टेट है। 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ऊपर आसाम की हैं, आपकी छचर, आपकी हेलाकंदी और आपकी करीमगंज करके, और 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपकी मिज़ोरम की हैं, वो आइजोल, आपकी कोलासिब और ममित करके। ये 3 डिस्ट्रिक्ट किसके हैं? मिज़ोरम की हैं। अब इसके बीच में जो क्लैश है ये है आपका, 2 छोटे छोटे विलेज हैं। जो असम का विलेज है उसका नाम है आपका लीलापुर, लैलापुर जो नाम है उसका, लीला बोल रहा हूँ, लैलापुर नाम है। और नीचे जो है उसका नाम है वरिंगते जो है मिज़ोरम का। इतना नाम याद नहीं रखना है, बस आपको एक स्टोरी पता होनी चाहिए। टसल किस किस के बीच में थी? ये टसल जो थी ये अंग्रेज़ों के टाइम की टसल थी। मैंने इसमें लिखा है, समझा मैं रहा हूँ, इसमें सब लिखा है कि असम जो छचर डिस्ट्रिक्ट थी ये सब था। तो प्रॉब्लम क्या थी? तो ये लुसाई हिल्स में एरिया में आता था, पहले असम की टेरिटरी था, फिर इसको कैसे कैसे बनाया गया मैंने आपको ऊपर बताया ही गया। हुआ क्या, इसका जो इशू है वो 2 जो एक्ट आए थे उनके ऊपर है। जब हुआ क्या कि लुसाई हिल्स को सेपरेट किया गया छचर डिस्ट्रिक्ट से। जो छचर जो किस में आती है आपकी, ये आती है आपकी आसाम के अंदर, आसाम के। इनको सेपरेट किया गया, अंग्रेजों ने सेपरेट किया, और इसके लिए एक्ट लाया बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। इसको अलग किया गया। और जो रीज़न था, ये लुसाई वाला जो रीज़न था, इसको अलग किया गया। और ये किसको दे दिया गया? ये दे दिया गया कि मिज़ोरम को, और ऐसे अलग किया गया। ठीक है। उसके बाद दोबारा उनका मतलब 1933 में दोबारा से मतलब डिमार्केट किया गया चीज़ों को, पर इस बार मिज़ोरम को नहीं बुलाया। इस बार किसको बुलाया गया? लुसाई हिल्स की। लुसाई हिल्स बहुत बड़ी हिल्स है, पूरा एक बॉर्डर बनाती हैं आपका। इधर मणिपुर भी आएगा उस बॉर्डर में कहीं ना कहीं, इधर पूरा एक बॉर्डर में मणिपुर भी आएगा, इधर मिज़ोरम आएगा, इधर आसाम आता है। ऐसे अगर आप मैप देखोगे तो एक बार इनके साथ कर लिया, इनको दे दिया काट के थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट छचर का, एक बार इनके साथ किया उन्होंने। तो जो लुसाई हिल्स का तो मणिपुर के साथ किया, सेपरेट किया गया चीज़ों को। मणिपुर इधर था, मणिपुर, पर मिज़ोरम को नहीं बुलाया। तो थोड़ा सा जो मिज़ोरम का एरिया था वो कहीं मणिपुर के पास चला गया। तो आसाम आज भी वो फाइट करते हैं। जो मिज़ोरम वाले बोलते हैं हम इस वाले एक्ट को मानेंगे जो 1875 में किया गया, हम 1933 वाले को नहीं मानेंगे। आज तक वो क्लैश चलता आ रहा है दोनों के बीच में, आज तक वो बॉर्डर इशू आज तक कंटिन्यू हुआ। इसे बैरक वैली क्यों बोला जाता है? यहाँ से बैरक रिवर निकलती है, ये कहीं से निकलती बांग्लादेश में जाके वो कहीं ना कहीं गिरती है। अगर आपको नाम याद रखते हैं तो करीमगंज, आपका हेलाकंदी, आपके छचर डिस्ट्रिक्ट, ये आसाम की हैं तीनों। एक गांव है जो बिल्कुल गांव के अंदर, जो डिस्ट्रिक्ट छचर के अंदर गांव है आपका लैलापुर, उसके अंदर है। फिर इधर जो डिस्ट्रिक्ट है देखो, ये वाली कौन सी है? ये आपकी है कोलासिब। कोलासिब के अंदर गांव कौन सा है? वो है आपका वेरनगते। वेरनगते ये गांव है। इन गांव के बीच में क्लैश हुआ, ये एक बार नहीं, ये बहुत बार हो चुका है। अक्टूबर 2020 में भी हुआ था। देखो ये आगे गाँव,
ये 2020 में भी हुआ था और बहुत बार ये हो चुका है। ब्रिटिश टाइम से ही चलता आ रहा है चीज़ों के बारे में। और असम पहले पूरा असम ही हुआ करता था, कोई ऐसा ये मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय ऐसा कोई भी नहीं था। थोड़ा थोड़ा असम के एरिया काटते गए और इनको डिवाइड करते गए। तो असम का इशू इवन आपके असम का जो इशू इवन इसी के साथ नहीं, असम का इशू नागालैंड के साथ, नॉर्थ ईस्ट की हर स्टेट के साथ छोटा छोटा उसका इशू है। असम नागालैंड का है, असम अरुणाचल प्रदेश का है, और उसके बाद कौन सा है, असम और मेघालय का भी कहीं ना कहीं देखा गया है। ये मैं पूरा क्लोजली आपको नहीं बताऊंगा, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, रफली आइडिया किस किस के चीज़ के बारे में इसमें दिया गया है। जो दूसरी न्यूज़ आती है वो आती है, तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया क्या क्या इशू है। प्लीज़ अगर हो सकता है तो उस लोकेशन के नाम याद रखना। दो जो एक्ट आए थे गवर्नमेंट के, ये 1873 वाला था, 75 में जो आया था, और 1933 वाला, इसको माना था, इसको मानते हैं असम वाले, इसको मानते हैं मणिपुर वाले, मतलब मिज़ोरम वाले, हम इसको मानेंगे। इनको याद रख सकते हो तो रखो, ये भी चीज़ें, लोकेशन याद रख सकते हो तो रखो, लाइलापुर, उन सब चीज़ की किस किस की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया है, हाईली डिस्प्यूटेड एरिया, लोग पुलिस पर्सन की जान भी इसमें गई है। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो रिलेटेड टू आती है, आगे चलते हैं, टबैको यूज़ एक तरह से सी डिप इन द बॉलीवुड फिल्म्स। इसमें कुछ नहीं है, एक बॉलीवुड फ्री फिल्म एंड टीवी रूल आया था 2012 में। उससे पहले क्या होता था, अगर आप मूवी देखते हो 2012 से पहले की, उसमें क्या होता था कि वो टबैको का यूज़ करना, वो सिगरेट्स का यूज़ करना, वाइन्स का यूज़ करना, विस्की का यूज़ करना, वो बहुत यूज़ किया करते थे फिल्म में। मतलब अगर 1 घंटे की मूवी है तो 10-15 मिनट, ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो एक NGO ने फाइल किया, चीज़ें फाइल की, 2000 चीज़ें देखी गई, फिर गवर्नमेंट ये एक्ट लेके आती है। आफ्टर दिस एक्ट ये देखा गया कि इंसिडेंट जो होता है पिक्चर में जो आप देखते हो, डिक्लाइन देखा गया। जो इस टाइप की हरकतें करते थे, मतलब ये चीज़ दिखाना, सिगरेट दिखाना, ये दिखाना, कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन देखा गया, चीज़ों में कमी आई है इस एक्ट के बाद आने से। सीन जो होते थे फिल्म के अंदर उसमें कमी आई है, इस टाइप के टबैको वाले सीन होते थे। बस इतना आप याद रख सकते, उसके लिए पर्टिकुलर कोई एक्ट है, एक जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। जो दूसरी न्यूज़ आती है वो आती है यमुना से रिलेटेड। यमुना पॉल्यूटेड क्यों है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, माइक्रोब्स हैं फ्रॉम द ह्यूमन एनिमल जो एक्सक्रीटा है, जो भी होता है उनका फालतू वेस्टेज जो होता है ह्यूमन एनिमल का, वो है, और भी बहुत सारी चीज़ें, उसकी वजह से वो पॉल्यूटेड हो गई है। अब हम ये पॉल्यूटेड जो चीज़ें हैं वो कैसे देखते हैं चीज़ों में, एक तो हम देखते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन DO, एक देखते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी इसको बोलते हैं, और एक देखते हैं COD, इसको बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये 3 चीज़ का कोई मापदंड होता है, उसके हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं, पूरा बताऊँगा। तो मैंने बताया पॉल्यूटेड है, 80% जो उसकी पॉल्यूटेड है वो 22 किलोमीटर जो एरिया में दिल्ली में जो बहती है आपको वजीराबाद से ओखला तक, उसी में रिवर 80% पॉल्यूटेड है, ऐसा बताया गया। कुछ डिजॉल्व ऑक्सीजन इतने परसेंट है, 5 मिलीग्राम पर लीटर, जो BOD है वो इतनी है, 3 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस वाले उससे हम चेक करते हैं। मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इसमें डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम चीज़ों को देखते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक होता है ऑक्सीजन डिमांड, उल्टा हो गया, इसे DO कर लेना, डिजॉल्व ऑक्सीजन। अगर आप देखोगे, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, पेंडेमिक, अभी पेंडेमिक आया था, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी थी, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी थी, तो उससे क्या हो गया था, मतलब एक तरीके से जैसे ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी तो लोगों को क्या लगने लगा कि ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि एक तरह से देखो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर इंक्रीज़ होती है तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन डिमांड कम होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अगर डिज़ोल्व ऑक्सीजन की कमी होती है तो लोगों के अंदर डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बढ़नी स्टार्ट, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। चलो, डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती क्या है, देखो आप, एक पानी है, पानी में कितनी मात्रा है ऑक्सीजन की, वो उसके पानी की शुद्धता बताती है कि शुद्ध कितना है, पॉल्यूटेड कितना है। क्योंकि पानी में बहुत सारी चीज़ होती है, माइक्रोब्स होते हैं, फिशेस होती हैं, ऑर्गेनिम्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। इवन डिकम्पोजिशन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। जैसे कोई फिश अपनी लाइफ साइकिल करके डेथ हो जाती है तो उसको डिकम्पोज करना है, डिकम्पोज की प्रोसेस के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए भी डिमांड लगती है। तो डिमांड अगर ऑक्सीजन की अच्छी है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगी, और जैसी डिजॉल्व ऑक्सीजन डिमांड घटेगी तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड खत्म होगी, मतलब बढ़ेगी एक तरीके से। तो प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गेनिक
एंड द इनऑर्गेनिक वेस्ट इन द वाटर डिक्रीज द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द वाटर। अगर आप देखोगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बढ़ता है पानी के अंदर तो ऑक्सीजन डिमांड जो है आपकी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो बढ़ती है। ठीक है, एक क्राइटेरिया है अगर वाटर को देखा जाए, इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर 8.0 मिलीग्राम पर लीटर है तो उसे आपका कंटेमिनेटेड माना जाता है, यानी कि पानी पॉल्यूटेड है। अगर देखो इतना है, अगर पानी की मात्रा 4.0 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास हाईली पॉल्यूटेड माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा छू रहा है वो हाईली पॉल्यूटेड के आसपास दिल्ली की रिवर देखी गई है। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो कंटेंट होता है इन द वाटर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। पक्का पता है, फिश भी ऑक्सीजन लेती है। अगर ऑक्सीजन डिमांड डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है पानी के अंदर तो एक्वेटिक एनिमल कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं। जैसे हायर द अमाउंट ऑफ वेस्ट इंक्रीज, जैसे वेस्ट इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीज होगा। जैसे वेस्ट इकट्ठा हुआ पानी के अंदर उसे डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ेगा। अब उसको कम करने के लिए O2 की कंजप्शन स्टार्ट होगी, मतलब O2 लगेगी उसे कंजप्शन करने के लिए उस प्रोसेस को पूरे को, तो डिक्रीज होगी डिजॉल्व ऑक्सीजन, यानी कि जो पानी की डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम होना स्टार्ट होगी तो बायोलॉजिकल डिमांड जो है पानी की वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। पानी को ऑक्सीजन डिमांड चाहिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हुई तो यहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होना स्टार्ट हुई। वाटर पोल्यूशन बाय द ऑर्गेनिक, इस जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना ये ऑर्गेनिक वेस्ट को काउंट करती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक बाल्टी है इसके अंदर जिसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट जो है इसके अंदर वो क्या करता है, उसको भी क्या चाहिए वाटर के अंदर, उसको मतलब क्या चाहिए, एक तरह से ऑक्सीजन चाहिए उसे डिकम्पोज सब बहुत सारे प्रोसेस करने के लिए। तो क्या होता है कि टर्म जो बायोकेमिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ती है। जैसे ये बढ़ेगी तो डिजॉल्व ऑक्सीजन नीड बाय द बैक्टीरिया डिकम्पोज प्रोसेस के लिए जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिकम्पोज करना है तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन जब उसमें यूज़ होगी तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कहीं ना कहीं कम होगी, अगर कम होगी तो BOD की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि चाहिए। तो ये एक तरह से ये होता है। हाईली वैल्यू जो होती है BOD की इंडिकेट करती है कि लो डिजॉल्व ऑक्सीजन है पानी के अंदर। मैंने आपको बताया ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कुछ सारी चीज़ें 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना और कमेंट में इसका आंसर बताना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, उसके नीचे आंसर शेयर कर देना ग्रुप के अंदर। मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगा। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, देखो इतने भारी क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसके बाद है केमिकल। अभी आपने देखा ऊपर की बायोलॉजिकल BOD देखा आपने, BOD बायोलॉजिकल में आपने क्या देखा, ऑर्गेनिक देखा ना, ऑर्गेनिक वेस्ट देखा आपने, ऑर्गेनिक वेस्ट देखा कहीं ना कहीं आपने। पर जो COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है इसमें आप दोनों चीज़ देखोगे, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक, दोनों साइड चीज़ें होती हैं। तो कभी कभी इनऑर्गेनिक चीज़ों को भी ज़रूरत होती है, किस चीज़ की, ऑक्सीजन की, बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो वो भी करते हैं। तो एक तरह से सही क्राइटेरिया जो माना जाता है वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बड़ा है BOD से। इसमें दोनों काउंट हो जाते हैं कि प्रॉपर पूरे इको मतलब जो आपका रिवर सिस्टम है या फिर आपका पॉन्ड सिस्टम है उसे कितनी डिमांड चाहिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें इसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, इसमें तो नहीं आया, ये आया इंडियन एक्सप्रेस का है IBC के बाद में। आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे NPA बढ़ता है बैंक का, तो NPA क्या करते हैं, बैंक रिकवरी करते हैं लोन की, किसी न किसी तरीके से करेंगे। इससे पहले सरफसी एक्ट था, वो आपका एक्ट था जिसके अंदर डायरेक्टली वो क्या करता था, बैंक आपकी प्रॉपर्टी को जब्त करके उसका लिक्विडेशन कर देता था और बेच देता था, जो पैसा आता था बैंक अपने पास रख लेता था। ये एक प्रोसेस था। पर इसमें कभी कभी क्या होता था, जैसे आपकी चीज़, आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, आपने 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिया हुआ है, आपने बैंक से लोन भी लिया है 1 करोड़ का, और पता लगा आपकी फर्म किसी वजह से, कुछ भी वजह हो सकती है A to Z, उसकी वजह से वो डूब जाती है, तो आप लोन रीपे नहीं कर पाओगे। बैंक के पास एक ही प्रोसीजर है, इस फर्म को बेच दो, लिक्विडेशन कर दो, या तो सामान बेच दो उसका अलग अलग, या फिर कुछ भी करके इसे कर दो, तो आपको चाहे पैसा 1 करोड़ रिकवर कर पाए। पर नहीं, ये गलत चीज़ है। अगर आप इस फर्म को बेचोगे तो जिसमें 100 एम्प्लॉयमेंट जो काम कर रहे हैं, 100 आदमी जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। वो आदमी सैलरी लेते हैं, सैलरी से वो 100 आदमी 100 सामान 1000 सामान खरीदते हैं। वो 1000 सामान जो होता है वो प्रोडक्शन करते हैं, अलग किसी कंपनी प्रोडक्शन होता है उसका,
उससे पूरा एक साइकिल चेन डेवलप हो रही है। आपने एक कंपनी को बंद करके पूरी साइकिल चेन को ब्लॉक कर दिया, नहीं। तो इन सबको बचाने के लिए अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को करने के लिए गवर्नमेंट 2016 में क्या लेके आती है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड लेके आती है 2016। इसमें क्या होगा, इसमें अच्छे अच्छे प्रोफेशनल होते हैं, मतलब जिनके पास आइडिया होता है, आप हम कंपनी को बंद नहीं करेंगे, हम उसे चांस देंगे। या तो उसका बिजनेस अगर डूबा है किसी वजह से, देखेंगे क्या क्या कमी रही है, उसको सुधारेंगे, उसको बोलेंगे कि चलो 1 साल और बढ़ाते हैं लोन की डेट, और 1 साल और बढ़ाते हैं और पैसा भी थोड़ा आपको देते हैं, फिर आप पूरा लोन चुकाओ। ये कब होता है, देखो एक पूरा इसमें बैंक भी बैठता है, इसमें जिसने लिया है वो भी बैठता है, और ये प्रोफेशनल भी बैठते हैं, सब मिलकर बात कर, जब सब राजी हो जाएंगे तब एक सॉल्यूशन निकाला जाएगा, ताकि वो कंपनी भी बंद ना हो। वो लास्ट रिसॉर्ट होती है जब कंपनी को लिक्विडेशन करना है, उससे पहले पूरी चीज़ों में सॉल्व किया जाएगा। वो होता कैसे है वो मैं आपको बता दूँ। 2016 में ये लेके आया, एक तरह से क्रिएट किया, न्यू इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार किया इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, रिसोल्यूशन प्रोसेस और लिक्विडेशन को अच्छे से देखने के लिए, एक प्रोफेशनल मैनर में कर पाए। इसके लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं। प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, जो आपको बताएंगे कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे आप अपनी जो बैलेंस शीट है उसको अच्छा कर पाएंगे, अपना लोन चुका पाएंगे, और बैंक को भी फ़ायदा हो। बैंक भी नहीं चाहता किसी का बंद हो, तो दोनों को फ़ायदा हो। अब ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आते कहाँ से हैं, इनको भेजता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज़ होती हैं, वो तैयार करती हैं ऐसे ऐसे लड़कों, मतलब जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आदमियों को, ताकि वो इनको हैंडल कर पाए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ को देख पाए। इसके लिए आपको पूरा डाटा चाहिए, बैंक का भी डाटा चाहिए, क्योंकि बैंक से कितना पैसा लेन देन हुआ, कितना उसने चुकाया, कितना नहीं चुका पाया, और फिर उस आदमी का पूरा डाटा चाहिए, उसकी कंपनी का डाटा, पूरी चीज़ चाहिए उस आदमी के बारे में। तो उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी बनाई हुई है इन्होंने, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन, सारा डाटा होता है इसके अंदर। अब इन सब करने के लिए अब ये सारा प्रोसेस चल रहा है। अब कोई बात बनी या बात नहीं बने, बैंक मना कर दे नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, या फिर वो आदमी देने से मना कर दे, कुछ हो, तो फिर बाद में केस कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, कोई अथॉरिटी भी तो बनाएंगे। उसी चीज़ के लिए आपके एडजुडिकेशन अथॉरिटी बनाई हुई है, जो इन सब चीज़ों को देखती है, अपना फैसला सुनाती है। अगर किसी कंपनी का मैटर है, बड़े बड़े लिमिटेड लाइबिलिटी, जो आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी एंटिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो सुनेगी NCLT। और कोई इंडिविजुअल है, मैं इंडिविजुअल, मैंने 1 करोड़ का लोन लिया, मेरी कौन सुनेगा, उसके लिए डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, इनका फैसला लास्ट होगा। अगर आपको इनके फैसले की भी अपील करनी है दोनों बॉडी के, तो आप जाओगे नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल में जाओगे। अगर आपको इसके खिलाफ भी जाना है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं अपना। तो ये सारी इसकी चीज़ें हैं। अब इन सारा कुछ चीज़ों को जो काम ऊपर हो रहा है, इसको कोई देखेगा तो वॉचडॉग तो करेगा, उसके लिए बनाया है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी बोर्ड बनाया गया है। ये सब बनाया रेगुलेट करने के लिए इन सब चीज़ों को, इस सब चीज़ों में। अब इसके लिए पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, ये पूरा टाइम फ्रेम। अब ये तो नहीं 10 साल तक आप इंसॉल्वेंसी केस, नहीं, आपको जल्दी से जल्दी केस सॉल्व करना है 180 दिन में, ऐसा बताया गया है, क्योंकि बहुत कंपनी का भी नुकसान है और इंसान का भी नुकसान है। अगर आपको और टाइम चाहिए थोड़ा, मतलब लग रहा है कि जो आपका मोरेटोरियम पीरियड है वो नहीं दे पा रहा लोन, कुछ भी है, अगर 100 दिन 80 डेज़ का है तो उसे एक्सटेंड करके 270 डेज़ का भी कर सकते हैं, पर उसको आपको कंडीशन बतानी होगी क्यों किया जा रहा है। तो ये हो गया एक नॉर्मल प्रोसीजर। अगर कोई स्टार्टअप है या स्मॉल कंपनी है, देखो उसको या तो जल्दी कर सॉल्व करके दो मैटर, उसका भी लॉस हो रहा है, वो भी नहीं कर पा रहा, बैंक का भी लॉस है, तो उनके लिए क्या रखा गया, स्टार्टअप स्मॉल कंपनीज़ के लिए 90 दिन का रखा गया है टाइम। 180 का नहीं, 90 दिन का, और एक्सटेंड किया जा सकता है उसे 45 दिन तक, और एक्सटेंड किया जा सकता है अगर कोई ज़रूरत है तो। फिर बेसिक टर्मिनोलॉजी है। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि विच ए डेबिटर इज़ अनेबल टू पे हिज और हर डेब्ट, अगर नहीं पे पाता। बैंकरप्टी क्या होता है कि लीगल प्रोसीडिंग होती है इन्वॉल्विंग द इंसॉल्वेंट पर्सन, जो बिजनेस होता है जिसका, एंड अनेबल टू पे द रिपेड आउटस्टैंडिंग डेब्ट, ये सब चीज़ों की बात होती है। लिक्विडेशन तो आपको पता ही है कि बिजनेस कंपनी को हैंड करो और सब उसका लिक्विडेशन करो, और जो उनके क्रेडिटर थे जो भी क्लेम कर रहे हैं पैसे का उसके एसेट पे, वो उनको पैसा उनका वापस उनके हाथ में पहुंचा दो। तो ये सारा एक प्रोसीजर होता है इस सब चीज़ का। नेक्स्ट ये भी आती है आपकी, किस चीज़ से उठाई है, मैंने उठाई है ये भी इंडियन एक्सप्रेस से, तो मैं इससे भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ उसके बारे में। ये मैंने ऑलरेडी कल आपको पढ़ा चुका हूँ, मैंने कल और अच्छे से पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको 39 हेरिटेज साइट है इंडिया की जो आई है। तो इससे पहले 38 थी, जिसके अंदर 7 या 6 नेचुरल थी,
एक आपके मिक्स है कंचनजुंगा जो सिक्किम में है, वो मिक्स है, वो कल्चर भी है, नेचुरल भी है, और बाकी बची हुई जितनी आपकी हैं 30 के आसपास, वो सारी आपकी कौन सी है, कल्चर है इंडिया में। कल मैंने पूरी एक लिस्ट दी थी, आप कल की वीडियो देख सकते हैं, कल की ग्रुप में जाके कल के ऐसी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब ये तेलंगाना में है, इसमें देखो सारी चीज़ लिखी हुई है, ये सब चीज़ हमने कल भी पढ़ी थी, पर मैं इससे अब नहीं पढ़ाऊँगा, मैं जाऊँगा अपने नोट्स के ऊपर। जो ये रामापा जो टेम्पल है, इसको 39 जो कल्चर हेरिटेज बनाया गया है इंडिया में यूनेस्को की, इसका दूसरा नाम है रुद्रेश्वरा टेम्पल भी इसको बोला जाता है। ये मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आता है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर अब इसको ऐड कर लिया गया है। तो 39 साइट टोटल हो गई हैं इंडिया में, नेचुरल कल्चर मिक्स सारी मिला के। अब रामापा जो टेम्पल है, इसको 2009 में इसको रिकमेंडेड किया गया था, नॉमिनेट किया गया था इस टेम्पल को आप हेरिटेज में डालो, आज 2021 में इसको किया है। अब रुद्रेश्वरा या रामापा टेम्पल के बारे में क्या है, इसको 1213वीं सदी में यानी कि 1213 AD में इसको बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था, वो बनाया गया था रिचीलला रुद्रा नाम था, तोड़ के पढ़ सकते हो, रिच ऐसे करके पढ़ सकते हो, रिचीलला रुद्र उनका नाम था। जो किसके अंपायर में थे, वो थे काकाटिया अंपायर के अंडर वो आते थे, और जनरल थे काकाटिया अंपायर में, वो जनरल थे। कौन थे, जनरल थे काकाटिया अंपायर में, और काकाटिया अंपायर किंग कौन थे, वो थे गणपति देवा। तो गणपति देवा की कौन सी थी, काकाटिया। उनके अंदर जनरल कौन थे, उनके जनरल थे आपके रिचिरला रुद्रा, जिन्होंने ये टेम्पल बनवाया था 1213वीं सदी में। अब इसके कुछ प्रिसाइडिंग डाइट्स थे, मतलब डाइट मतलब साधु संत कुछ थे, उनका नाम था रामा लिंगीश सवरा स्वामी। बहुत लंबे लंबे नाम होते हैं यार, एक तो वैसे मुझसे नहीं पढ़े जाते और फिर नाम होते हैं। रामा लिंगीश या लिंगी कर लो, लिंगी शिवरा करके नाम है इनका, स्वामी इनका नाम था, ये इनका नाम था। अब इट्स ऑल्सो नोन एज रामापा टेम्पल आफ्टर द स्क्रिप्चर हु एग्जीक्यूटेड द वर्क ऑफ द टेम्पल फॉर 40 ईयर्स, यानी कि जो उसके एग्जीक्यूट वर्कर थे उनको उनके नाम पे रखा गया था, क्योंकि 40 साल तक उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें काम किया था। अभी 6 फीट की हाई स्टार शेप प्लेटफॉर्म पे बना हुआ, देखो ये स्टार शेप प्लेटफॉर्म है इसकी, बनी हुई है ना बाहर, ये तो 6 फीट की ये है इसकी, और ये हाई स्टार फॉर्म है और उठ के है थोड़ा सा ऊपर, ये आपको याद रखना है। इसमें फिर सैंड बॉक्स टेक्निक का यूज़ किया गया है, ऐसे आपको याद रखना है, सैंड बॉक्स टेक्निक का यूज़ किया गया, आगे बताऊंगा। इसका लोअर पार्ट जो है टेम्पल का, वो रेड स्टोन से बना है, लोअर पार्ट हो गया टेम्पल का रेड स्टोन से, पर वाइट गोपुरम टेम्पल में होता है, वो वाइट गोपुरम से डेवलप किया गया है। अब ये जो इंस्क्रिप्शन है डेटेड की गई टेम्पल में 1135 आपकी संवत शाखा से, इसमें 8 डेज ऑफ मग्गा होती हैं, 12 जनवरी 1214। ये शाखा आपके वो पढ़ोगे आप, कैलेंडर होते हैं हमारे शाखा वाका, ये तो उसके हिसाब से जो डेट देखोगे वो ऐसे कुछ आती है 1135, पर जो उसे कन्वर्ट करोगे आप, जो गैलगन में जो चलता है कैलेंडर, उसके हिसाब से 12 जनवरी 1224 के आसपास बैठेगी ये डेट। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। अब आज आगे पढ़ेंगे बिगेस्ट, इसमें क्या है, ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी मिडेबल टेम्पल ऑफ द डेक्कन, ये आपको याद रखना है। सैंडबॉक्स टेक्निक क्या होता है, ज़्यादा मत जाओ, इसमें डक किया जाता है, लेइंग किया जाता है फाउंडेशन किस चीज़ को, सैंड लिम्स को, जैगरी को, और आपकी काकाया एक तरह से ब्लैक आपकी मायो बेलन फ्रूट है, उन सबको मिक्स करके इसकी एक तरीके से क्या रखा गया था, इसकी एक तरह से नींव रखी गई थी, आप ऐसे बोल सकते हो। इन सब चीज़ों को सैंडबॉक्स टेक्निक का यूज़ करके, बस इतनी पढ़ो बहुत है आपके लिए। हम वापस अपने हिंदू पर आते हैं। दूसरी न्यूज़ आती है पूरी सिटी है जगन्नाथपुरी उड़नेश्वर के आसपास, आपको बताना है। तो इंडिया की पहली सिटी है, फर्स्ट सिटी है जिस प्रोवाइड करेगी क्वालिटी ड्रिंकिंग टैप वाटर। देखो क्वालिटी, तो आपको फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, अब टैप वाटर प्रोवाइड होगा तो पानी आराम से मिल पाएगा एक्सेस। तो ये इंडिया की पहली सिटी है। आप सोचोगे हमारी भी सिटी पानी आता है, क्वालिटी पानी आता है, नहीं। इसमें क्या है कि 24 आवर पानी आएगा, कभी नहीं रुकेगा, तो आपको कोई स्टोर करने की, पानी को कोई फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ये इंडिया की पहली सिटी है। ड्रिंक फॉर टैप प्रोजेक्ट जो अंदर चल रहा है, उसके अंदर इसको इंडिया की पहली सिटी, पूरी सिटी को बनाया गया है।
ना पानी को फिल्टर करने की ज़रूरत, ना आपको स्टोर करने की ज़रूरत, पानी को टैंक वैंक में आप करते हो 24/7 आपके पास 7 आएगा, क्वालिटी ऑफ वाटर दिया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया। दूसरी आती है रामसर साइट। ये मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। ये टॉपिक 20 से 25 मिनट का टॉपिक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। इंडिया की फ़र्स्ट कौन सी है, वर्ल्ड की फ़र्स्ट कौन सी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, इंडिया में यूपी के अंडर है, ठीक है, कहाँ पे बनी है ये वो सब, फिर रामसर साइट कहाँ कहाँ पे इंडिया में, फिर उसके अंदर मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, इंडिया में कौन कौन से हैं इसके अंदर, ये सारे मैं एक अलग से टॉपिक बना के इस सब चीज़ों में पढ़ाऊँगा। दूसरी जो आती है एग्जीक्यूटिंग इंडिया ऑप्शन इन अफ़गानिस्तान, बहुत दिन से चल रहा है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, आप 10 पॉइंट बना के रखो, हम ऑलरेडी इस पर आंसर राइटिंग कर चुके हैं। 10 पॉइंट रखो, 10 to 15 पॉइंट, कि अगर अफ़गानिस्तान में चीज़ें होती हैं, बेकाबू होती हैं, कि तालिबान हैंडल ओवर करता है, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे और पूरे वर्ल्ड पे क्या पड़ने वाला है। इसके 7 to 8 पॉइंट, इसके 5 to 6 पॉइंट आप बना के रखो। अगर नहीं तो कैसे हम इस सॉल्यूशन को रिसॉल्व कर सकते हैं। कल की न्यूज़ में मैंने आपको बताया था, अब पाकिस्तान और आपका चाइना साथ आ गए हैं किस चीज़ के लिए, इस इशू को रिसॉल्व करने के लिए अफ़गानिस्तान के। ये बोल रहे हैं अफ़गानिस्तान को हम कनेक्ट करेंगे अपने OBR, वन बेल्ट रोड जो इनिशिएटिव है उससे कनेक्ट करेंगे, और जो एक्सेस है वो ग्वादरा पोर्ट जो है उससे करेंगे। इंडिया क्या चाहता है, इसको छाबार पोर्ट से कनेक्ट करना चाहता है अफ़गानिस्तान के ऊपर। ये क्या बोल रहे हैं, नहीं ग्वादरा से पोर्ट से कनेक्ट करेंगे ताकि अच्छे से वहाँ पे चीज़ें हो पाए। तो इंडिया के लिए इसमें पॉजिटिव पॉइंट है कि कम से कम आतंकवादी शांत रहेंगे, टेररिस्ट शांत रहेंगे। पर एक निगेटिव पॉइंट है, आतंकवादी को पाकिस्तान इंडिया के लिए यूज़ कर सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि एकदम से हमारा जो एक्सेस था सेंट्रल एशिया में जाने का वो कम हो सकता है। जो हमने डेवलपमेंट किया था पूरे अफ़गानिस्तान में $3 बिलियन के आसपास का, वो बेकार हो सकता है। जैसे सालमा डैम बनाया था, पार्लियामेंट डेवलप की थी, स्कूल्स डेवलप किए थे, हॉस्पिटल डेवलप किए थे, कॉलेजेस डेवलप किए हैं, इन सब चीज़ों का लॉस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब इवोल्यूशन ऑफ इंडियन ऑप्शन क्या है, इंडिया के पास ऑप्शन क्या है, सबसे बड़ा ऑप्शन है कि जो रीज़न है सारा उसको साथ में लेके आओ। जो चाइना सबसे बड़ा हमारे रिस्क बन रहा है, जो भी चीज़ में आ रहे हैं, राइज़ हो रहा है चाइना का, वो सबसे बड़ा रीज़न है। तो हमने बोला जो हमने क्वाड बनाया है, पूरा जो एशिया पावर के लिए क्वाड बनाया है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान, US है और इंडिया है, इसका भी उपयोग हम कर सकते हैं इस सब चीज़ के लिए। ये सब चीज़ फिर आफ्टर चाइना जो एग्रेशन था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, तो कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान को अपने फेवर में लाके चाइना उसको भी यूज़ कहीं ना कहीं कर सकता है। ये भी चीज़ें हैं। हमने अफ़गानिस्तान के साथ हमारी एक तरह से ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है, हमारी 1950 से फ्रेंडशिप है, पर वो कहीं ना कहीं वर्स्ट देखी गई है 1996 में, जब तालिबान ने वहाँ पे हमला स्टार्ट किया और पाकिस्तान ने उसको बैक किया। उसके बाद US में उसने अटैक किया 26/11 आप देखते हैं। उसके बाद उस टाइम पे जॉर्ज W बुश थे, उन्होंने अपनी सेना कहाँ पे भेजी, अफ़गानिस्तान के अंदर भेजी लड़ने के लिए, जो 21 साल से वहीं पर थी। अब उसको वापस बुलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वापस बुलाया जा रहा है, फिर तालिबान फिर से राइज कर रहा है। क्यों करता है आपको पता ही है, कहीं ना कहीं जो बैक सपोर्ट आती है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट करते हैं, क्योंकि तालिबान अपनी तो प्रोडक्शन कर नहीं रहा है चीज़ों का, टैक्स तो कलेक्ट कर नहीं रहा है पब्लिक से, कोई एक्सपोर्ट तो कर नहीं रहा है, पैसा कहाँ से आएगा, तो कहीं ना कहीं से पैसा आता है, यहाँ से आता है, उसके पास पैसा आता है। टॉकिंग विद तालिबान, हमारे पास कुछ ऑप्शन है, तो हम डायरेक्ट टॉकअप करनी चाहिए तालिबान से, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्वाड का यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई, शार्क नेशन है उनका यूज़ कर सकते हैं हम इसके लिए, क्योंकि उसमें अफ़गानिस्तान भी कहीं ना कहीं आता है। तो 3 पॉइंट तो ये हो गए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तीसरा ऑप्शन आता है जो आपकी दोहा टॉक्स हुई हैं जगह जगह पे, तालिबान के लिए दोहा टॉक्स हुई हैं, उसमें रशिया, चाइना, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, बहुत सारे जो नेशन थे वो भी हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो चौथा पॉइंट आपका ये हो गया, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा ये हो गया। दोहा टॉक तरह की टॉक हम कर सकते हैं, ये हो गया। फिर जो आगे बात करेंगे, यही सारी बात करेंगे कि वहाँ की डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो तालिबान के कब्ज़े में आ रही हैं, ये वो सब करने के लिए। फिर हम क्या और भी क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान को फेवर में लाके पाकिस्तान से बोल सकते हैं बात करने के लिए। इन सब चीज़ों पे हम कहीं ना कहीं रोल निभा सकते हैं। कुछ रीजनल सॉल्यूशन बताए इन्होंने कि इंटरेस्ट दिखाओ कि इंडिया का, और उसकी जो 3 जो की रीजनल प्लेयर हैं इस एरिया में, चाइना, रशिया और ईरान, इनको साथ ला के कर सकते हैं। तो कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए यहाँ पे, 1 2 3, चौथा पॉइंट ये था, 5वां पॉइंट ये हो गया। इन सबको हम यूज़ कर सकते हैं अच्छे से।
पर साथ तो नहीं देगा चाइना, या रशिया साथ दे सकता है, ईरान दे सकता है, पर प्रॉपर तरीके चाइना साथ नहीं देगा, चाइना अपना इन्फ्लुएंस चाहेगा। तो पर नहीं, हम कहीं ना कहीं मिलके उस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि टेररिज्म मैटर एक ऐसा मैटर है उस पर इंडिया को इम्पैक्ट नहीं, चाइना को भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होगा। अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी होगी, चाइनीज़ जो पाकिस्तान में काम कर रहे थे वन बेल्ट रोड पे, वो 6 to 7 चाइनीज़ की डेथ हो गई है, वो टेररिस्ट उन पे हमला हुआ, उनको मार दिया गया। तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट चाइना पे भी उस चीज़ का पड़ता है। कि रशिया की सपोर्ट लो, डायरेक्ट चीज़ों पे आपकी इंगेजमेंट रहो, तालिबान के साथ आगे बढ़ो, फिर ईरान की सपोर्ट लो, इन सब चीज़ों पे बात की गई है। फिर यूएस ने मतलब बोला भी है, जैसे छाबार पोर्ट पे जो कनेक्टिविटी है हमारी, हम जोड़ना चाहते हैं किसको, अफ़गानिस्तान को। तो यूएस से हमने रिक्वेस्ट करेंगे कि जो सैंक्शन लगाए हुए हैं आपने ईरान के ऊपर, क्योंकि छाबार ईरान में आता है, तो हम उस पर वर्क कर पाएँ और अफ़गानिस्तान को जोड़ पाएँ। फिर जो यूएस ने अनाउंस किया एक क्वाड ग्रुप बनाना है, उसको अच्छे से वो कर पाए, क्वाड ग्रुप जो बना रहा है यूएस, उसको अच्छे से कर पाए, वो अगली न्यूज़ में आएगा। फिर यहाँ पे इन्होंने अच्छी बात की है। नेक्स्ट जो आती है आपकी इमिग्रेशन बिल, अभी पेश हुए हैं पार्लियामेंट में, अभी बिल है, जब ये बन जाएंगे पूरे एक्ट, क्योंकि चेंज भी हो सकते हैं, तब हम पढ़ेंगे। पर मैंने कोई चीज़ इसमें ऐड कर दी है, क्या क्या प्रॉब्लम है बिल में, क्या क्या चीज़ें हैं बिल में अभी भी, पर हम अभी नहीं पढ़ेंगे। यूपीएससी कभी बिल नहीं पूछता, वो या तो पूरे ड्राफ्ट बन जाता है वो पूछता है, या फिर पूरे एक्ट बन जाता है तो पूछता है। दूसरी आती है डिड ऑरेंज काउंटर सेफ्रॉन इन कर्नाटका। जो ऑरेंज कलर है, ये सेफ्रॉन जो भगवा कलर है, बीजेपी का एक साइन बोला जाता है भगवा, इसको काउंटर कर पाएगा। इसमें लिंगायत एक कम्युनिटी है, मैंने 2-3-4 दिन पहले आपको बताया था, मैंने इसके बारे में पूरा बताया था। ये लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं, पर ये बोलते हैं जो हमारे शिवा की हम पूजा करते हैं हिंदू शिवा से अलग शिवा है। तो इनकी डिमांड क्या है, इनकी डिमांड है ये एक माइनॉरिटी स्टेटस चाहते हैं अलग से, जैसे जैनिज़्म को बुद्धिज़्म को दिया गया है, तो ये भी एक माइनॉरिटी स्टेटस अलग से चाहते हैं। जो ये कम्युनिटी कहीं ना कहीं कर्नाटक रीजन में मेनली, और जो माइनरली फाउंड होती है कर्नाटक के आसपास जो बॉर्डरिंग टच है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आपका इधर केरला भी हो गया, और भी जगह ये पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं इनका इशू बरकरार अभी तक है। आगे चलते हैं। अब इसमें आता है क्लीन गंगा, ये मैं आपको पूरा बताऊंगा क्लीन गंगा के सारे प्रोजेक्ट क्या क्या उसके बारे में। फिर यहाँ फास्टैग के बारे में बताऊंगा, फास्टैग इतने कमाया फास्टैग से, ये दोनों न्यूज़ अपने नोट से बाद में बताऊंगा। तीसरी न्यूज़ आती है तमिलनाडु उत्तर प्रदेश के ऊपर, क्योंकि उन्हें अब क्या ज़मीन ढूंढनी है, क्योंकि उन्हें डेवलप करना है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। याद रखना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 2 जगह बनेगा, तमिलनाडु में कहीं पर, उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पर। वही सारे हथियार डेवलप किए जाएंगे जो इंडियन आर्मी को सप्लाई किए जाते हैं। फिर लोकसभा में पास हुए हैं 3 बिल, हमारे नहीं इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑर्डिनरी और मनी बिल में क्या क्या अंतर है। दूसरी, जयशंकर ने बोला कि पाकिस्तान की कहाँ स्टैंड करता है, अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान से या तालिबान से, तो पाकिस्तान का क्या स्टैंड रहेगा, पाकिस्तान सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। फिर देखो ये क्वाड बनाया ग्रुप, इसमें यूएस, आपका उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसके अंदर ऐड किए गए हैं, ये सारी चीज़ें। फिर आपने देखा लैंड यूज़ चेंज दैट जो कर रहा है डिस्ट्रप्टेड। अभी आपने कल एक न्यूज़ पढ़ी थी, एक जगह है हिमाचल में, उस डिस्ट्रिक्ट, उसका नाम है, डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, किन्नूर करके नाम डिस्ट्रिक्ट का। वहाँ पे एक ब्रिज था और वहाँ पे लैंड स्लिप हुई। क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पे एक हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे एफॉरेस्टेशन मतलब थोड़ा कम किया गया, प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि जो एफॉरेस्टेशन पे इफेक्ट पहुँचा, पेड़ कट किए गए हैं, रीलोकेट किया गया, बहुत सारी पब्लिक को, इवन ट्राइब्स को रीलोकेट किया गया। तो उसकी वजह से क्या हो गया, पूरा एक तरह से लैंड स्लिप हो गई है, और स्लिप होने की वजह से वो सीधा आगे जो ब्रिज उस पर गिरे हैं पत्थर, वो ब्रेक हो गया, कम से कम 9 से 10 लोगों की जान चली गई और कुछ लोग मिसिंग है। तो आपने ऐसे प्रोजेक्ट देखे होंगे जहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं। अभी आपने उत्तराखंड में देखा होगा तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट था, जो आपकी धौली गंगा पे कहीं ना कहीं नंदा रिवर के आसपास डेवलप किया जा रहा था। जो ब्लास्टिंग वो करते थे, जो इफेक्ट पड़ता था ऊपर पड़ता था, ऊपर से कहीं पे लेक होगी, पानी भरा हुआ होगा, वो ब्रेक हुई, सारा पानी नीचे आया और पूरा प्रोजेक्ट भी बह गया और कितने लोगों की जान भी उसके अंदर चली गई थी। तो ये सारी न्यूज़ है। फिर यूएन की एक रिपोर्ट आई है, उसका नाम है आपकी यूएन असिस्टेंट मिशन इन अफगानिस्तान। तो वो निकालती है स्पेशली अफगानिस्तान के लिए ये रिपोर्ट। दूसरी आती है साउदर्न यूरोपियन में बैटल ऑफ जो वाइल्ड फायर इन द नॉर्थ क्लीन। मतलब आप देखो, कहीं हमारे चाइना फ्लड से लड़ रहा है, हमारा पूरा साउथ इंडिया फ्लड से लड़ रहा है,
और हमारा नॉर्थ इंडियन ड्रॉट से लड़ रहा है। और इधर आपका और भी आप इधर उधर जाओगे तो इधर आप देखोगे पूरा यूएस में हीट ड्रोम से लड़ा, कैलिफोर्निया फायर से लड़ रहा है, पूरी जंगल में फायर लगी हुई है, फ्लोरिडा फ्लड से लड़ रहा है जो मिसिसिपी रिवर है उसकी वजह से, चाइना इधर है, फिर हमारा साउथ इंडिया पूरा पानी के अंदर खड़ा है। तो कितनी सारी प्रॉब्लम, इतनी सारी फेस हम क्यों कर रहे हैं। ऊपर मैंने आपको बताया हिली रीजन में लैंडस्लाइडिंग ये सब हो रहा है। सब ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है एक क्लाइमेटिकल चेंज। कल मैंने उसके बारे में बहुत सारे की पॉइंट्स बताए थे, आज रिपीट नहीं करूँगा। अब ये है इन्फ्लेशन, इसके बारे में ओवरव्यू देता हूँ। इन्फ्लेशन नापने के दो टूल्स हैं, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और है CPI। WPI से क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है, जो इंडस्ट्री डेवलप करती हैं उनसे होलसेल वाले खरीद के लाते हैं, होलसेल वाले से रिटेलर खरीद के लेके जाते हैं और रिटेलर से कंज्यूमर खरीदते हैं, तो इसे बोला जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसे होलसेल प्राइस इंडेक्स। जो होलसेल है वो ओनली गुड्स को चेक करता है, ओनली गुड्स को चेक करता है, इसमें सब कुछ आता है, फूड फ्यूल सब जितनी गुड्स हैं सारी इसके अंदर आती है। CPI गुड्स और सर्विसेज को दोनों को देखता है, ऐसे याद रखो। ये हो गया इसका भी जो बेस ईयर 2011, इसका 2011-12 लिया गया है, बेस ईयर दोनों का सेम है। अब कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है। हेडलाइन क्या है, सिमिलर है WPI के, सारी गुड्स इसके अंदर आ जाएंगी हेडलाइन के। तो कोर क्या है, कोर क्या है, कुछ ऐसी चीज़ वॉलेटाइल होती है, जैसे आपके फ्यूल हो गया, कभी बढ़ जाता है कभी भी घट जाता है, फूड हो गया वो कभी भी महंगा हो जाता है कभी भी सस्ता हो जाता है, तो वो चीज़ बाहर निकाल दो, फूड और फ्यूल, तो बची हुई जो चीज़ें हैं वो आएंगी कोर इन्फ्लेशन के अंदर चेक करने के लिए, कोर इन्फ्लेशन होती है। अब WPI कौन निकालता है, कमेंट में बताना। CPI होता है 4 तरह का होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर IW, रूरल लेबर, अर्बन लेबर और एक कंबाइन होता है जिसमें अर्बन रूरल एक साथ कंबाइन किया जाता है। जो ऊपर के 3 हैं, लेबर या वर्कर, इन्हें निकालता है लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आता है। लास्ट वाला जो है कंबाइन, इसको निकालता है CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक के अंदर आता है। थोड़ा मैंने ओवरव्यू देने की कोशिश की है CPI और WPI के बारे में। CPI में गुड्स एंड सर्विस दोनों आते हैं, बस ये याद रखना है। RBI जो इन्फ्लेशन चेक करता है वो CPI के अकॉर्डिंग करता है, क्योंकि CPI एक तरह से अच्छा माना जाता है। फिर ये NPA के बारे में बताऊंगा अपने नोट्स के अंदर से। आगे से यहाँ से शुरू हो जाएंगी आपकी स्पोर्ट्स न्यूज़ स्टार्ट हो जाएंगे। ओलंपिक चल रहा है, याद रखना। दीपक खाबरा का नाम याद रखना, ये इंडिया के पहले जिम्नास्टिक जज, खेलने नहीं जा रहे हैं, जज बनेंगे, जज। इंडिया फर्स्ट ओलंपिक जज है ये, जो देखेंगे जिम्नास्टिक जज है दीपक खाबरा। बस आपको इतना याद रखना है। तो हम आते हैं नोट्स के ऊपर। पहले जो बताऊंगा वो मैं बताऊंगा आपको फास्टैग के बारे में। इसको यूनियन रोड जो ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री है नितिन गडकरी वाली, उसके अंदर ये आता है और उन्होंने कंपलसरी कर दिया है 15 फरवरी 2021 से गाड़ी के ऊपर होगा। अगर नहीं होगा तो आपको ट्वाइस फाइन लगेगा, 100 रुपये के 200 रुपये देने होंगे। अब ये कैसे वर्क करता है, वर्क करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, बहुत दूर से कैच कर लेता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन उसको बोला जाता है। एक तरह से प्रीपेड और सेविंग अकाउंट से लिंक होता है, ऑटोमेटिक आपके पैसे कट जाते हैं। और कटने के लिए पेमेंट के पीछे कौन सी कंपनी है, वो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये बहुत सारा काम करती है पेमेंट का, ऑनलाइन सिस्टम का, इसके बाद ही पैसे देखती है। जो पेमेंट मेथड है वॉज द पार्ट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, जो टोल कलेक्शन के लिए लगा होता है, और उस बीच में जो ट्रांजेक्शन बॉडी होती है वो NPCI है। तो विंड स्क्रीन पे आपको लगा होता है, तो इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। एक तो स्टीमलेस हो जाएगा, ट्रैफिक पूरा आराम से स्मूथ वे में चलेगा। और जब आप कैमरे पे आओगे, आपका कैमरा वो रीड करेगा आपका टोल, तो आपका गाड़ी का नंबर ऑटोमेटिक आ जाना है, गाड़ी में कौन खड़ा है उसका पूरा फ़ोटो खिंच जाता है। तो ईजी होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के लिए कि व्हीकल का मूवमेंट को चेक करना, कहाँ से कौन, ऐसा कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा है। तो देखो ये है, पूरा ऐसे रीड कर लेता है, टोल खुल जाता है आपका, आप आगे चले जाते हो। अब आती है NPA से रिलेटेड न्यूज़। NPA क्या होता है, आपने लोन लिया, लोन लेने के बाद आपने लोन रखा, वो आपने वो लोन 90 दिन तक ना उसका प्रिंसिपल अमाउंट चुकाया ना उसका इंटरेस्ट चुकाया, तो फिर वो NPA कन्वर्ट कर दिया जाता है NPA। उसी NPA को 90 दिन हो गए, तो 90 दिन, तो 90 दिन हो गए, 90 दिन का NPA। अगर इस NPA को आप पूरे NPA को 90 दिन हो गए, इस NPA को 12 मंथ यानी कि 90 प्लस 3 महीने, मानो ना 3 मंथ हो गए 90 के आसपास, तो 90 डेज हो गए, और 12 मंथ प्लस अगर इसे कंटिन्यूसली चलता है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सब स्टैंडर्ड एसेट।
सब स्टैंडर्ड एसेट डेवलप हो जाएगा। अगर ये सब स्टैंडर्ड एसेट तो कितने हो गए 90, 12, फिर ये 12 मंथ तक और चलते हैं, ये हो जाएंगे डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट ये हो गए डाउटफुल। अगर ये भी 12 मंथ तक चलते हैं तो फिर हो जाएगा लॉस एसेट। फिर बैंक तो फिर अपने खूंखार करेगा ही। एनपीए के टाइम से स्टार्ट कर देता है बैंक, पर बाद में तो वो पैसे नहीं मिल रहे तो लॉस ही करना पड़ेगा, उसे एसेट ही मानना पड़ेगा, नहीं मिलेंगे। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। एनपीए 90 का, फिर बाद में 12 का। एनपीए कंटिन्यूस करते हैं 12 मंथ तो सब स्टैंडर्ड, फिर 12 मंथ करते हैं डाउटफुल, फिर 12 मंथ करते हैं तो लॉस एसेट। बट डाउटफुल के बाद 12 मंथ हो जाएंगे जब उन्हें पूरे, तो उसके बाद तो फिर वो 12 मंथ लॉस वॉस में होते ही नहीं है। लॉस में तो सीधा वो ख़त्म ही होते हैं, फिर या तो ले लेते हैं या रख देते हैं। दूसरी जो आने वाली है वो आने वाली है रीडिंग अनएम्प्लॉयमेंट डाटा। ये किसकी है? ये है आपका इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, इंडियन एक्सप्रेस की है। इसमें क्या देखा गया है कि अभी लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई है गवर्नमेंट ऑफ ने रिलीज़ की है। उसमें पीरियोडिक लेबर फोर्स, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कराया गया है कि आपका जीडीपी लो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल हुआ है आपका, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी कम हुई है, यानी एम्प्लॉयमेंट मिला है, जीडीपी कम है, एम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ रहा है। ये एक रिपोर्ट में बोला है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसका नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। उसमें बोला ये कैसे हो सकता है चमत्कार कि जीडीपी आपकी ग्रोथ ही नहीं है पर आपकी नौकरी लोगों को मिल रही है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। तो लेबर फोर्स जो आपका पार्टिसिपेशन है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुआ है, जो लेबर है पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ हुआ है, और आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कहीं ना कहीं घटा है इंडिया का। तो ये बात आप देख सकते हो ये कैसे आश्चर्य हो रहा है। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो 40% लेस देन 40% है हमारे इंडिया पर, कहीं ना कहीं बढ़ा है। अराउंड 60% जो ग्लोबल का है वो आप याद रखो। एशिया की कुछ कंट्री है 76%, चाइना में, ये इंडोनेशिया में 69 है। अब क्या बोलता है कि 100 लोगों को देखा जाए तो 40 लोगों के पास आपके पास कहीं ना कहीं वर्क वो ढूंढ रहे हैं। लेबर पार्टिसिपेशन क्या होता है, उसमें वर्क फोर्स भी आती है और जो लोग काम ढूंढ रहे हैं वो सब कुछ आता है उसके अंदर। जो ऑलरेडी कर रहे हैं ढूंढ रहे हैं वो लेबर फोर्स के अंदर आएगा। तो कहीं ना कहीं 40 लोग ऐसे हैं काम है या उनके वो ढूंढ रहे हैं ऐसा। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है कि ऐसा हो गया आपका 6% मतलब कम हुआ है, तो इसमें आपको क्या बताएंगे कि आपके अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो रहा है, तो यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोगों को नौकरी मिल रही है। अब ये ऐसा क्यों बताया इन्होंने, ये बताता है, देखो पूरी थ्योरी तो आप पढ़ लेना, इसमें जो भी लिखा है क्यों क्या ऐसे हो रहा है, एनएसए का सर्वे आया इन्होंने बताया ये वो सब चीज़ें। इसमें करंट वीकली और आपके 2 स्टेटस दिए गए हैं। एक तो करंट वीकली आपको एक वीक में कितने दिन मिली, एक यूनिवर्सल इसमें दिया गया है, यूनिवर्सल ये रहा। यूनिवर्सल स्टेटस क्या है, इसका मतलब क्या होता है, पर्सन हैज़ बीन एम्प्लॉयड फॉर ए इनफ डे इन 365 डे, कि मतलब 365 एक साल में उसको इतना काम मिल गया इनफ डे का उसको इसके हिसाब से। और एक होता है करंट वीकली, मतलब एक हफ्ते में आपको कितना काम मिला, वेदर ए पर्सन वॉज एडुकेटली एम्प्लॉयड इन 7 डेज, तो 7 दिन में कितना काम मिला। अब ये बोल रहे हैं कि एक साल में आपको ठीक ठाक काम मिल गया, इन्होंने इसके हिसाब से काउंट किया है, ठीक है। पर ये बोल रहा है कि आप CWS के अकॉर्डिंग काम करते चेक करते तो शायद आपको वो रिलेवेंट फिगर होती, मोर रिलेवेंट फिगर होती, आपके पास एक रिलेवेंट होता, 7-7 दिन के हिसाब से काम करते। अब देखो जनवरी में ओपन हुआ लॉकडाउन, मार्च अप्रैल तक आपने काम किया, फिर लॉकडाउन लगा दिया, ठीक है, तो वो तो एक साल में तो हो गया ना आपका। अगर आप वीक के हिसाब से चेक करोगे तो अभी भी चल रहा होता, तो मोर रिलेवेंट फिगर आती, उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने काम किया है। अब अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है भैया, नौकरी है, बेरोजगारी है, उसे अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं कि आप काम ढूंढ रहे हो, आपको काम नहीं मिल पा रहा है, आप बेरोजगार हो, ये सब चीज़ें हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसने डिफाइन भी किया, अब तो इस साइड को डिसॉल्व कर दिया गया, इसने डिफाइन किया है कि एम्प्लॉयमेंट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, ठीक है। चलो, अगर कोई वर्किंग है, इंगेज है किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इसे एम्प्लॉयड कहते हैं कि एम्प्लॉयड पर्सन हूँ मैं काम पे जाता हूँ अपना। कोई काम ढूंढ रहा है उसे अनएम्प्लॉयड तो बोलेंगे, भाई काम ही तो ढूंढ रहा है तो अनएम्प्लॉयड वो भी, मैं काम ढूंढ रहा हूँ तो मैं अनएम्प्लॉयड ही ना, तो उसे अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। और कुछ आदमी ऐसे होते हैं ना उन्हें काम की ज़रूरत होती है ना वो काम करना चाहते हैं। तो जो शुरू के 2 हैं, जो एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड है, इन सबको बोलते हैं लेबर फोर्स। लेबर फोर्स दोनों, या तो काम में हो आप या काम ढूंढ रहे हो, तो ये आएंगे लेबर फोर्स के अंदर, याद रखो, ठीक है। और जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जो एम्प्लॉयड हैं, इसे वर्क फोर्स बोलते हैं, इसमें नहीं लिखा है, इसे वर्क फोर्स बोलते हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं उसे वर्क फोर्स बोलते हैं। अब आप इन
अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे काउंट करोगे? ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर कितने हैं आपके, यानी कि ये वाले वर्कर कितने हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, और टोटल लेबर फोर्स कितनी है, यानी कि दोनों को प्लस करोगे, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को, यानी कि पूरी जो लेबर फोर्स थी इसको काउंट करोगे। तो इससे क्या निकल जाएगा आपका, कि आपका निकल जाएगा इसमें इंटू 100 करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल जाएगा। कि जैसे 5 लोग काम करते हैं जो वर्क फोर्स में जुड़े हुए हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन कितने हैं, वो 10 लोग हैं, तो आप देखो अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर कितने हो गए आपके, वो 10 हो गए। उसके बाद एम्प्लॉयड आपके टोटल कितने हो गए, वो 15 हो गए, 5 और 10 15 हो गए, और इंटू 100 कर देंगे तो आपका एम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगा। इधर से काटोगे, आप इसे काटना स्टार्ट करो, मेरे बस की नहीं है काटना, आप इसे काटना, 2 और 3 से कट गया, फिर इसे करते रहना, तो पॉइंट पॉइंट में निकल के आपका अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। अब कुछ टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, एक होता है डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट, इसे बोला जाता है फिनोमिना वेयर इन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअल नीड। मतलब क्या कहना बोल रहा है कि ये खेत है, किसान है, इसमें 2 आदमी की ज़रूरत है, 2 आदमी कर सकते हैं काम और अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है, पर उसमें 10 आदमी आपने लगाए हुए हैं, तो 8 आदमी तो फालतू ही है ना। एक तरह से उनसे काम कराओ या मत कराओ, वो तो एक तरह से नेग्लिजिबल देखा है ना, प्रोडक्टिविटी तो है ही नहीं कुछ, तो उसे ये बोला जाता है एग्रीकल्चर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ऐसा देखा जाता है। फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, अब कुछ सीजन होता है, ये भी एग्रीकल्चर में होता है, कि जैसे बरसात चल रही है अभी, ये होता है कि बरसात में कोई काम नहीं होता, बारिश होती है, पानी मिल जाता है, कोई काम नहीं होता, तो क्या करते हैं जो घर में जो आप सपोर्ट के लिए कोई भी नौकर लगाएंगे जो एग्रीकल्चर में आपकी हेल्प करेगा, उसको हटा देते हैं इस सीज़न के लिए, 3-4 महीनों का आप कर रहे हो मत, तो 3 महीने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, इसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट नाम दिया गया। एक है स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या होता है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर की 2 आप याद रख सकते हो, नाम में ही है कि आप कैटेगरीज में अनएम्प्लॉयमेंट में रखा गया है कि मिसमैच है बिटवीन द जॉब जो आपको मिल रही है इन द मार्केट एंड द स्किल जो आप मेरे पास है। मैं बीटेक हूँ, जॉब कर रहा हूँ क्लर्क की, कल आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि महाराष्ट्र में या फिर उड़ीसा में किसी गवर्नमेंट ने, मतलब जो मुर्दा घर होते हैं ना, जो मतलब कि जो इसमें आपको वो डेथ बॉडीज़ रखी जाती हैं, उसके जो देखभाल करने के लिए फॉर्म निकाला, उसे बीटेक वालों ने, उसे पीजी वालों ने, इतना 8000 लोगों ने फिल किया, उसमें बीटेक वाले पीजी वाले थे, भाई उनका क्या काम। तो उसके हिसाब से आप देखो, आप अनएम्प्लॉयमेंट माने जाओगे, आपकी जॉब जो है आपको मिसमैच कर रही है आपकी स्किल के हिसाब से, तो इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। तो आपका स्ट्रक्चर ही ख़राब है जॉब का, तो इसे ये बोलते हैं। फिर होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल कैसे होता है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट है ड्यूरिंग द रिसेशन और डिक्लाइन विद इन द इकोनॉमी। अभी जो चल रही थी पेंडेमिक टाइम में आप अनएम्प्लॉयमेंट हो गए थे बिकॉज ऑफ साइक्लिकल, जो पूरा साइकिल होती है उसमें बीच में कहीं अटक गई है, तो रिसेशन है इकोनॉमी में, इकोनॉमिक ग्रोथ कम है उसके हिसाब से। पर अभी जो ऊपर सर्वे बताया कि ग्रोथ तो कम है, ठीक है, उसके बाद भी लोगों को नौकरी मिल रही है, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये बोलती है। फिर होता है टेक्नोलॉजिकल, यानी कि पहले 10 लोग काम करते थे, कंपनी वाले ने क्या किया, एक कंप्यूटर लेके आ गया और उसे एक आदमी बैठा दिया और 10 लोगों का काम वो कंप्यूटर कर रहा है, तो एक आदमी की ज़रूरत पड़ रही है कंप्यूटर चलाने के लिए, तो 9 आदमी 9 आदमी बाहर हो जाएंगे। ये टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट है। फिर आता है फ्रैक्शनल, ये स्ट्रक्चरल है और फ्रैक्शनल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना कन्फ्यूजन, स्ट्रक्चरल, साइक्लिक और आपका फ्रैक्शनल। स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर ख़राब है, आपकी स्किल से काम नहीं मिल रहा। साइक्लिक मतलब पूरे साल में एक साइक्लिक अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रिसेशन दिखाई देंगे। फ्रैक्शनल क्या है कि आपने क्या किया, सर्च किया अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एक तरह से टाइम टू लैग बिटवीन द, जो आप एक कंपनी में जॉब करते थे, आपने जॉब छोड़ दी और बी कंपनी में आपको जॉब ऑफ़र मिला, आपने ज्वाइन करोगे, पर 1 मंथ का समय है बीच में, तो इसको क्या बोला गया, फ्रैक्शनल। मतलब फ्रैक्शन किया आपने, एक से दूसरी कंपनी में स्विच कर गए, 1 महीने बीच में आप अनएम्प्लॉयड थे, तो वो लैग जो बिटवीन का टाइम है जॉब सर्च करने का, न्यू जॉब सर्च करने का, उसको क्या बोलते हैं, उसे फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब आता है वर्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है कि पर्सन वर्किंग इनफॉर्मली विदाउट प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट एंड, मतलब एक तरह से क्या कि आप वर्नेबल, आपकी जॉब कभी भी जा सकती है, तो एक तरह से आप अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप को बेरोजगारी काउंट करोगे जब तक आप वहाँ पे काम कर रहे हो, क्योंकि आपका जॉब का श्योर ही नहीं है वहाँ पे आप काम करोगे। वन ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में ज़्यादातर देखा जाता है। अब क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप क्या होता है, सिचुएशन होती है व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट डिस्करेज करता है आपको एम्प्लॉयड टू गो टू वर्क, पीपल फाइंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ
जो गोइंग करते हैं वर्किंग टूवर्ड, यार मत करो यार, बिल्कुल नहीं पढ़ना यार। हमें इतनी चीज़ों पर यूपीएससी बहुत सिंपलीफाई चीज़ पूछता है, पर बच्चे क्या करते हैं पीएचडी कर लेते हैं चीज़ों पे पीएचडी। अगर आपको पढ़ना है पढ़ लेना, सीजनल एग्जाम बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर। अब तो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर आता है, प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। इसमें ही CSO निकलता है, यही है वो CSO वाली स्टैटिक वाली मिनिस्ट्री जो है ये। तो इसने कुछ स्टेटस दी हैं कैसे आप अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉय गिनोगे किसी पर्सन को। एक यूजुअल स्टेटस अप्रोच है कि आपको एक साल में लगभग कितना काम मिला। अप्रोच रखते हैं एस्टिमेट ओनली दोज पर्सन एज अनएम्प्लॉयमेंट हु नॉट गेन वर्किंग फॉर ए मेजर टाइम ड्यूरिंग 365 डेज। अब 365 दिन में आपको मेजर दिन काम नहीं मिला तो उसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट देखे जाएंगे। वीकली क्या किया, आपको दोज पर्सन हु अनएम्प्लॉयड फॉर हु डिड नॉट गेन, मतलब उन्हें काम नहीं मिला, कितना काम नहीं मिला, इवन एनी वर्क ऑन एनी डे ऑफ द वीक, यानी कि एक दिन में 1 घंटे भी आपको काम नहीं मिला, उसके हिसाब से आप अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयड देखा जाएगा। फिर डेली स्टेटस देखा जाता है अनएम्प्लॉयड का। इसमें क्या होता है कि एक दिन में आपको कितना काम मिला, एटलीस्ट 1 घंटे का काम मिला या नहीं मिला, तो इसके हिसाब से चीज़ों को देखा जाता है। तो वीकली यूजली मैंने आपको बता दिया है। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है बिल इन द पार्लियामेंट। मेरा गला बैठ रहा है, पानी पी लूँ थोड़ा सा। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा मुझे कुछ खाना है, गला मेरा बैठ रहा है। मैं वीडियो को यहीं पे देता हूँ, एक सेकंड पार्ट इसका डेवलप करूँगा और आगे का पूरा बताऊँगा कि लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें भी गंगा का आएगा। गंगा का बहुत बड़ा है, उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ बताने वाला हूँ। देखो गंगा का बहुत बड़ा है, कुछ ये पूरी बताऊंगा गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कैसे बनती है, कौन कौन से उसके लिए प्रोग्राम है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कैसे वो पॉल्यूटेड काउंट किया जाता है, कैसे देखा है नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, नेशनल गंगा काउंसिल क्या होती है। तो उसके बाद गंगा से रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगी शायद आप ना भूल पाए, तो एक लंबा जाएगा, तो मैं शायद यहाँ पर विराम लेता हूँ और इसका सेकेंड पार्ट अपलोड करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। प्लीज़ वीडियो लंबी होती है पर आपके पास आपको 10 से 12 टॉपिक की नॉलेज मिलती है। मेरी कोशिश रहती है कि आपको एक बार वो चीज़ पढ़ लो ऐसी, पर ज़िंदगी में उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि हलवा एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम क्या है, यूपीएससी का है। आप 100 में आईएएस बनोगे, मतलब कि अंडर 100 के आपके रैंक आती है, तो आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट आपको अपनी तरफ से लगाने होंगे। वीडियो कैसे भी देखो, 1.2.5 करके देखो, 1.5 करके देखो, वो आपके ऊपर है। मुझे पढ़ाना है, मुझे खुद भी पढ़ना है और मुझे अपनी चीज़ें जो मैं पढ़ता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ, बस मेरा यही मोटिव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, यहाँ तक आपने वीडियो देखी। सेकंड पार्ट इसके तुरंत बाद बना दूंगा मैं। गला बैठ रहा है, कुछ खा पी के मैं दोबारा से वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें। इससे मुझे एक भावना मिलती है कि मैं आगे और अच्छे से काम करूं। फिर मैं आपको और भी चीज़ अच्छी बताऊंगा, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, सारी जितनी सीज़ हैं रिवर्स हैं उनकी ट्रिक बताऊंगा एक एक करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।